नमस्कार। ज्वलंत मुद्दे के अंतर्गत लोकवाणी आज एक विशेष मुद्दे पर भीलवाड़ा के ख्यातनाम एडवोकेट्स से कुछ चर्चा करेंगे कि ये देश के मुद्दे क्या क्या हैं और इन पे चर्चा होगी। हम मेरे साथ है सबसे पहले सुरेश जी श्रीमाली, बार काउंसिल के ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और प्रहलाद राय जी व्यास, पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत और विधि व्याख्याता। और तीसरे नंबर पे यहाँ बैठे हैं हमारे रामपाल जी शर्मा, एडवोकेट। चर्चा करते हैं इनसे। आज का विषय है न्यायपालिका पर। भारतवर्ष सदियों से न्याय के लिए आदर्श न्याय धर्म और इसके लिए विख्यात रहा है। पौराणिक काल से ऐतिहासिक काल और वर्तमान में लोकतंत्र में भी भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका को सर्वोच्च तीनों अंगों से न्यायपालिका का महत्व विशेष है। विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस, इसमें न्यायपालिका का विशेष महत्व है। किंतु आज न्यायपालिका पर भी कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी ताज़ा जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है घटनाक्रम, केजरीवाल जी को जो बेल मिली है उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो क्या ये बेल, और एक तरफ शिबू सोरेन भी है, वो भी नेता है, उनको बेल नहीं मिली है, एक नेता को बेल मिली है। आम आदमी से नेता का कंसेप्ट कोर्ट थोड़ा अलग कर रहा है अभी। तो इस मामले में श्रीमाल जी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि क्या ये सही है? ऐसा है कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष रही है। प्रश्न उठाना लोगों का काम है, और उसमें भी अगर बोनाफाइडनेस से सद्भावना पूर्वक किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आंसर होता है या मुद्दा उठाया जाता है तो मान्य है, लेकिन दुर्भावना से अगर किसी प्रकार की क्रिटिसाइज की जाती है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, परंपरा अच्छी नहीं है। रहा सवाल अरविंद जी केजरीवाल को जमानत देने का, इसमें मैं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं कि जब कोई पिक्युलर सर्कमस्टांसेज आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसने अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक बेंच है, बिल्कुल, और संवैधानिक न्यायालय होने के कारण उस पर जिम्मेदारी अलग होती है। वो जो लीग पे फैसले चल रहे हैं उसी आधार पे फैसला देवे, ऐसी गाइडलाइन उनके लिए नहीं है। वो लीग से हटकर भी फैसला दे सकते हैं, बस अर्थ की इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फंडामेंटल राइट है, उसमें लाइफ एंड लिबर्टी का जो है आर्टिकल 21 वो प्राइम फैक्टर है। लाइफ और लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आदमी स्वतंत्र रहे, अच्छे तरीके से जिए, डिग्निफाइड तरीके से जिए। ठीक, मुकदमा होता है, आदमी जेल भी जाता है, रूटीन में बेल भी होती है। आज जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब अर्णब गोस्वामी को महाअघाड़ी सरकार ने अरेस्ट किया था, बिल्कुल, और 439 जो सेशन कोर्ट में लगी हुई थी और दूसरे दिन सुबह बहस होने वाली थी, और वो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उनकी जमानत ले ली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कहा नहीं, आदमी की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर अपने आप में चलता रहेगा, लेकिन ये अदालत उनको जमानत देती है। तब ये प्रश्न उठाने वाले कहाँ चले गए थे? इसके पूर्व में लेवल प्लेइंग फील्ड राजनीति में होता है। जब चुनाव चलता है तो दोनों को बराबर का मैदान देना पड़ता है। ठीक है, कुश्ती में या फील्ड में ऐसा नहीं है कि एक को ऊंचा ले लेते हैं एक को नीचे ले लेते हैं, बराबर का फील्ड देना पड़ता है।
और जब लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड एक साथ देवे। तो इसमें सुब्बी सोरेन भी रुकिए तो रुकिए राजनेता रुकिए, है। मैं उसी पे आ रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के खाते सीज कर दिए थे हाँ। एन चुनाव के दौरान। जब एन चुनाव के दौरान कांग्रेस के खाते सीज कर दिए थे तब भी न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है, तब भी क्वेश्चन लोगों ने उठाया है, तब भी न्यायालय ने यही कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि एक के पास करोड़ों अरबों रुपए हो और दूसरे के पास कुछ भी पैसा नहीं हो और चुनाव नहीं लड़ सके। उसी तरीके से आज केजरीवाल जी का है, जो कुछ फैसले में लिखा है अगर एक शर्त पड़े तो क्वेश्चन उठाने वाले क्वेश्चन उठाना बंद कर देंगे। उन्होंने बकायदा कहा है कि वो उनका नाम 23 में आ गया था जुलाई अगस्त में, तो फिर इतना टाइम क्यों निकाला? उनको तो नोटिस पे नोटिस दिया, वो आ जाए नोटिस के हर एक वो आए नहीं। नोटिस के हर एक के जवाब दिए उन्होंने। आना नहीं आना कोई जरूरी थोड़ी है क्या? आना जाना नहीं जरूरी नहीं है। अगर नोटिस का जवाब वो नहीं देते तो वो फाल्ट में होते। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया है और वो नोटिस के सारे जवाब रिकॉर्ड पर है। उनको जाना चाहिए। मेरी भी मान्यता है कि अगर कोई संस्था बुलाती है वो जाना चाहिए, जाके अपनी बात ये कह देते। भाई ईडी भी संवैधानिक संस्था है, वो भी उसके नियमों में बात करती है। तो रामपाल जी आप बताएंगे कि एक सेकेंड इसको मैं पूरा कर दूं। तो उनको जाके और ये बात बतानी चाहिए थी, उसमें कोई दो राय नहीं। और नहीं बताई तो उनके इतना एडवर्स इसलिए नहीं जाता है कि अगर वो नोटिस दे रहे हैं, नोटिस नहीं देते अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट करने का अधिकार है, बार बार नहीं आ रहे तो हाँ। चलो अरेस्ट कर लेते। जैसे शिबू सोरेन को किया था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हो सकता है कि वो अगर आ जाते समन पर तो हम अरेस्ट नहीं करते। क्यों भाई, समन पे आ जाते अरेस्ट क्यों नहीं करते आप? इसका मतलब उनको अरेस्ट करना जरूरी नहीं था आपके लिए। तो मैं इसकी मेरिट और राजनीति में नहीं जाता हूं। मैं ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है अंतरिम, वो बिल्कुल सही दी है। और ऐसे कई इंस्टांसेस पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। नहीं, एक ऐसा ही वाकया है। शिबू सोरेन का बेटा अलग है, उसका कारण यह है एक आदमी जो प्रोसीजर एडॉप्ट करता है, इन्होंने प्रोसीजर एट वेरी बिगिनिंग एडॉप्ट कर लिया कि इन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया। ठीक बात, आप समझे? हाँ, गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खारिज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अब हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाइए जो आपकी लगनी चाहिए और फिर आइए। मना ही नहीं किया उन्होंने। आप उस फैसले को पढ़िए शिबू सोरेन का। अच्छा, इसलिए वो डिस्टिंग्विश करते हुए हुआ है। नहीं तो आप इस मामले में क्या कहेंगे? मेरा निवेदन है, ईडी के द्वारा केजरीवाल जी को 1 नहीं 9 समन दिए गए। 9 समन। उसी प्रकार झारखंड के सीएम को भी 9 समन दिए गए। हेमंत सोरेन को उन्होंने क्या किया? न्याय इस्तीफा दिया और जेल चले गए। हिंदुस्तान के इतिहास में नैतिकता की बातें करने वालों के लिए एक कलंक है कि उन्होंने जो वास्तव में जो ईडी के द्वारा 9 समन देने के बाद भी नहीं गए और 51 दिन जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई राजनेता पैदा नहीं हुआ जिसपे कोई आरोप लगे और वो जेल चला गया और मुख्य इतनी हठधर्मी था। और हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने वाला आदमी अगर हिंदुस्तान का कोई आरोप लगता, कोई ईडी के द्वारा आरोप है और 9 समन देने के बाद भी नहीं जाता है, तो इससे बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति क्या हो सकती है कि वो कानून की एक सीएम अगर कानून की पालना नहीं करेगा तो आम आदमी क्या सोचेगा? इसका मतलब कानून को होता ही नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम बेल दी, हम बेल के विरोध में नहीं, क्यों बेल एक वर्ष इंटरिम बेल है या पेरोल है? इंटरिम बेल है, अंतरिम बेल। कोई पेरोल नहीं, पेरोल तो सजा के बाद होती है। ये अंतरिम बेल है। तो अंतरिम बेल, तो इसमें लोगों को ये दिखना चाहिए कि जैसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी उसकी पार्टी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष है और उसने भी ये कहा, आप आश्चर्य करोगे केजरीवाल ने तो बेल एप्लीकेशन लगाई नहीं, इसने तो अपनी गिरफ्तारी कोई जो अवैधता के लिए लगाई। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जुडिशियल आर्टिकल 142 और 143 के अंदर उनको इतना पावर है कि वो चाहे तो नया कानून बना सकता है। तो उनकी कानून की अपन कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। सरकारें चाहे कोई भी हो, सरकारें खिलाफ हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष न्याय करता है। लेकिन केजरीवाल जी के मैटर में अगर के कविता
और हेमंत सोरेन को भी अगर राजनीतिक दृष्टि से बेल मिलना चाहिए तो ये लोगों को दिखता कि वास्तव में सभी के साथ न्याय हुआ। वरना केजरीवाल को न्याय मिलने का मतलब अमेरिका और जर्मनी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि केजरीवाल को अवैध रूप से गिरफ्तार किया, तो बाहरी जो हस्तक्षेप हुआ इंटरफेयर हुआ, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आई। और ये 100% अगर सुप्रीम कोर्ट बाहरी दबाव में नहीं आती तो इसको एंट्री बेल नहीं दे सकते। और अगर इसको एंट्री बेल दी तो कई कविता और हेमंत सोरेन को भी दी जानी चाहिए, तभी देश में एक न्यायपालिका की छवि बनती कि निष्पक्ष रूप से ये काम करते हैं। वरना कोई भी आदमी उंगली उठा सकता है और उंगली उठाने का अधिकार है, तो न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। एक तरफ तो आप उसको बेल दे रहे हो, एक तरफ जो उसी अपराध में घोटाला अपराध दोनों ने घोटाले किए, तो हेमंत सोरेन को के कविता तो उसी शराब घोटाले में अभियुक्त है, तो उसको भी बेल मिलनी चाहिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव उसकी पार्टी में लड़ रही है और केजरीवाल को लोकसभा कैंडिडेट नहीं है कि उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए। तो इसका मतलब लगता है कि न्यायपालिका में भी दबाव काम करता है और बाहरी शक्तियों के प्रभाव पड़ रहा है। चलो ये तो हो गया न्यायपालिका बात। अब ये प्रहलाद जी, आप भी आम पार्टी से जुड़े हैं वैसे, मगर आपने भी जब केजरीवाल जी जो रामलीला मैदान में जो बातें करते थे नैतिकता की, कि साहब ये है, आरोप लगते ही उनको शीला दीक्षित को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये खुद बोल रहे थे कि ये लाया हूं मैं कागज, यानी कि वो कागज लाए तो वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इनके खिलाफ ईडी इतनी सबूत ला रहे हैं, इनके शीश महल पे ला रहे हैं सारी चीज़ें, उसके बाद भी आप कह रहे कि मैं इस्तीफा नहीं देता। क्यों भाई? दूसरों के लिए तो इस्तीफा तत्काल दे दो आरोप लगते ही, और हमारे यहाँ कार्रवाई भी हो जाए तो नहीं देंगे। इसका थोड़ा सा मूल्यांकन करें केजरीवाल का। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, 2011 का मुझे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन याद है। बिल्कुल, मैं उससे उस दिन भी जुड़ा हुआ था, सूचना केंद्र के उस टाइम हम भी जुड़े थे, हम भी रैली में शामिल हुए थे, रैलियां निकाली थी, आंदोलन तक हम जुड़े हुए थे। आज भी मैं उस बात पे कायम हूं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई फिर तेज होनी चाहिए, पर भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने वाला मुद्दा नहीं है कि हम अपने आदमियों को बचाने के लिए अलग नियम काम में लेंगे और विरोधियों को फंसाने के लिए अलग नियम काम में लेंगे। ऐसा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का कोई मकसद नहीं हो सकता है, उद्देश्य नहीं हो सकता है। जनता की भावना भी ऐसी नहीं कि भ्रष्टाचार को आप डिस्टिंग्विश करें और भेदभाव करें। क्यों 121 मामले ईडी ने दर्ज किए हैं और 115 लोग उसमें विपक्ष के हैं, और 115 में से भी जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उन लोगों को यदि हम सामने रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मकसद नहीं रखा है, केवल विपक्षियों को सबक सिखाने का मकसद रखा है। अरविंद केजरीवाल जी को यह दिखाना चाह रहे थे कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों से मिलकर काम कर रहे हैं। एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई। पर आज भी मैं कह रहा हूं कि सूचना के अधिकार पर लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज भी कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर राष्ट्रभक्त है और कट्टर कर्मशील व्यक्ति है। IIT उन्होंने किया है और मैग्सेसे अवार्ड से वो सम्मानित व्यक्ति है। दुनिया में आज तक किसी ने उस आदमी की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं किया है और आज भी वो आदमी ईमानदार है जब तक कि किसी अदालत ने उनको अपराधी घोषित नहीं किया। क्योंकि नहीं, उसमें फर्क आ रहा है। आपके ईमानदार है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मान रहा है सवाल देश नहीं मान रहा है, आप मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर सवाल बात उनकी है कि उन्होंने क्या कहा था कि ये कागज है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो फिर ये भी कागज है तो उनको इस्तीफा। बात नैतिकता की आ रही, कानून की नहीं आ रही। और रहा सवाल कानून, मतलब कोई पार्टी, शासक पार्टी की बात नहीं हो रही, ये कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, संवैधानिक संस्था है, वो आरोप लगा रही है। ईडी को 121 जब मामले दर्ज किए, 115 जब उन्होंने विपक्ष के लोगों पे दर्ज किए, तो वो उस समय कितनी नैतिक थी, उनको चलाने वाले कितने लोग नैतिक थे, और जिन्होंने ईडी के आपके इसको जो निदेशक को बार बार आगे बढ़ाया उनकी नियुक्ति के कार्यकाल को, वो उन्होंने क्या सोच के बढ़ाया। ये ईडी की निष्पक्षता और न्यायालय की निष्पक्षता को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। न तो ईडी सुप्रीम कोर्ट जितना निष्पक्ष हो सकता है और उससे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी सरकार के द्वारा संचालित एक संस्था है। केवल टारगेटिव लोगों को उन्होंने
कार्रवाई की है। और इसकी देश भर में एक चर्चा हो रही कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि ये सीबीआई एक पिंजरे का तोता है, इससे ज्यादा इसका कोई हैसियत वो नहीं उस जमाने में कहा था। आज भी कह रहा है, आज भी उन्होंने ईडी की निष्पक्षता, उन्होंने 2023 से ये मामला चल रहा है। आप बताइए, उनकी नैतिकता की बात जो हो रही है और कानून की बात हो रही है, एक सर्वोच्च न्यायालय पे बात चल रही थी, फिर नैतिकता पे आ गई। तो आप ये केजरीवाल जी की नैतिकता पर कैसे, क्या आप केजरीवाल जी की नैतिकता पे केजरीवाल जी जवाब देंगे, मैं दे नहीं सकता। मैं नहीं, तो आप कानूनी क्या हिसाब, सोचते एक हैं? सेकंड, कानूनी हिसाब से जवाब दे सकता हूँ हाँ। कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, कहीं नहीं। अगर ये वो ऐसा तो कुछ वाजिब होता तो संविधान में उसके लिए इतनी बड़ी बात थी तो लिखा जाता। और आज के परिप्रेक्ष्य में भले कांग्रेस, दूसरे बीजेपी आवे, जनता दल आवे, जो भी आवे, अगर ये इस्तीफा देने लगे तो आज की तारीख में कोई भी एफआईआर किसी के भी खिलाफ दर्ज करा देगा, कहेगा कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि ये इसके खिलाफ एफआईआर होगी। दूसरा ये है कि साहब इसके खिलाफ केस चल रहा है और इसलिए ये जेल चला गया, इसलिए इसको वो कर दे। क्या पार्लियामेंट का मेंबर सस्पेंड हो जाता है क्या? हाँ, जब जेल पे जाता है सस्पेंड हो जाता है, मिनिस्टर सस्पेंड हो जाता है। बिल्कुल देना इसलिए चाहिए कि राज का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल ठीक बात। तो इट इज अपॉन हिम, चीफ मिनिस्टर पे है वो इस्तीफा देवे की है। शिबू सोरेन ने नहीं दिया, हेमंत सोरेन ने नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। हेमंत सोरेन इस्तीफा दिया, चला गया जेल में चला। अरे नहीं दिया वकील साहब, ये बीच बीच में बोलने की आदत गंदी है। बाद में दिया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो जेल में गया और उसके बाद वो राज्यपाल के पास लेके गए पुलिस वाले। हाँ, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, राज्यपाल के यहाँ जाके इस्तीफा सुपुर्द किया और उसके बाद जेल में दाखिल। वो बात ही अलग है। तो ये कहीं रोक नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए ऐसा नहीं कर सके, और ये कहीं बाधा नहीं है, ठीक है ना। और उसमें कोई, क्योंकि कल की तारीख जिस तरीके की राजनीति आजकल चल रही है, एक दूसरे से रिवेंजफुल, कल की तारीख में किसी तो चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल के और उसके एमएलए को तोड़ लोगे। चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक बंदिश रहेगी कि उसका मुखिया वहां पे है। अगर मुखिया ने इस्तीफा दे दिया तो वो अनकंट्रोल्ड एमएलए हो जाएंगे। उनको कहाँ लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? आज जब बचाव के लिए होटलों में जाते रह रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के नाम पे, तो उनको कौन बचाएगा? किसी को कहो नहीं साहब हमने तो छुट्टे छोड़ दिए, ले जाओ। तो इसलिए ये जो मंडी जो सजेगी, पैसे देके खरीद देगी, वो मंडी सजाने का नहीं है। और इस्तीफा देवे नहीं देवे ये उस व्यक्ति पे निर्भर है कि वो क्या सोचता है। उसमें नैतिकता और अनैतिकता की कोई बात नहीं होती है। और नैतिकता, अगर उसको इस्तीफा देता है, वो मानता है कि मुझे देना चाहिए, देना चाहिए। वो मानता है कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसमें संवैधानिक कोई रोक नहीं है। वो ठीक, इसलिए संवैधानिक हिसाब से वो बात नहीं कर सकते। जब संविधान बना था तो संविधान बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि इसके अंदर, आपने एक हवाला कांड सुना होगा। हवाला कांड में माननीय लालकृष्ण आडवाणी का केवल नाम आया था डायरी में, और वो संसद सदस्य थे, विपक्षी नेता थे। उन्होंने उसी समय रिजाइन दिया कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होगा, न तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, न संसद में आऊंगा। वो तो हाँ, लालकृष्ण आडवाणी का उन्होंने डायरी में नाम था। हाँ, तो उन्होंने दिया। तो वो नैतिकता की एक सूची था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है, कभी वो आरोप लगते इस्तीफा दो, फिर जांच करो, निर्दोष होता जाओ। लेकिन केजरीवाल जो हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए आए थे, उनसे अपेक्षा नहीं की सीएम रहते हुए 51 दिन जेल में रह के 48 घंटे में अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी जेल में चला जाता तो उसको सस्पेंड होता है। सस्पेंड होता है। बाबरी मस्जिद कांड के मुलजिम बाबरी कांड बाबरी कांड कैसे हो सकता है? वो कानूनी सब्जेक्ट इससे अलग हो गया, ठीक है। उसमें भी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री कलंक का काम कर रहा है। ठीक है। नैतिकता जो बात आप नैतिकता की दुआई दे रहे हैं कानून के आगे। जवाब ही नहीं दिया नैतिकता के बारे में। चलो कोई बात नहीं। एक ये मुद्दा रह गया था कि आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी छोटे से मामले हो तो एक तो थाने तक नहीं पहुंचता, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला दे देता है। जैसा कि आपके उसके क्या नाम है, नहीं वो वकील साहब थे ना, क्या नाम, एरोड्रम से जो इनको वो रिलीफ मिली थी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले में। हाँ, पवन खेड़ा के मामले में जब थाने तक ही मामला गया था, उससे पहले वकील लोग
सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और उन्होंने वहां उसको आप मेरे से पूछ रहे हाँ रिलीफ दे दी। और इसी ढंग से दूसरे मामले, आम मामले, जैसे आम आदमी जो नीचे की कोर्ट में तो वर्षों तक धक्के खाता है, और ये नेता लोग और जो पैसे वाले हो, जो मान लो बड़े लोग हो, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं कोई भी मामला लेके, और सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को तत्काल सुनता है। तो सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी अपन इसलिए नहीं कर सकते कि वो संवैधानिक न्यायालय है। बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक यानी कि आदमी की इंडिविजुअल, एक सेकेंड, इंडिविजुअल लिबर्टी को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा जाता है। एफआईआर तो दर्ज हो गई, उनको वहां से एयरपोर्ट से उठा के ले जाया जा रहा था। कानून के किसी भी विद्यार्थी को यह ध्यान होगा कि ये जो न्यायालय है, सेशन कोर्ट, ये ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकती है, सेशन कोर्ट भी ले सकती है, हाई कोर्ट भी ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है जिसके नंबर मेरे को ध्यान नहीं है और मुझे ये अरेस्ट कर सकते हैं, तो ब्लैंकेट ऑर्डर भी कोर्ट पारित कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो सारे अधिकार है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उस आदमी की लिबर्टी को उन्होंने खराब नहीं होने दी, और दी तो उसमें अपन टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। आपका कहना ये है हर आम आदमी को न्याय डायरेक्ट सुप्रीम तो उसका क्या करेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो करेगा, मंदिर जाएगा उसको प्रसाद मिलेगा, नहीं जाएगा उसको क्या होगा। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कमी है कि आम आदमी को उस तरीके का न्याय नहीं मिल सकता है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस पर ग्राउंड लेवल पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल नेताओं को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, वकीलों को करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। यानी कि सभी के साथ न्याय, लिबर्टी हर एक की बराबर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यह कहता है कि चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समान है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जो आप कह रहे हैं आम आदमी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं ले सकता, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो दिल्ली में रहते हैं आसपास जो प्रभावशाली या पैसे वाले हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वकीलों की इतनी फीस है। हिंदुस्तान के न्यायालयों के 0.1% मैटर में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा हर मामले आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं आ सकते। ये भी टिप्पणी की थी कि नहीं, हाई कोर्ट में जाओ फिर बाद में आपको ये ध्यान होगा जस्टिस गुमानमल जी लोढ़ा और जस्टिस दवे साहब यहाँ पे थे, तब जो एक पोस्ट कार्ड को उन्होंने रिट मान ली, पोस्ट कार्ड को, और उस पर रिलीफ दी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में भी भेज सकता है, उस पर संज्ञान लेना नहीं लेना ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, क्योंकि हजारों लेटर आते हैं, उनको स्क्रूटनी करके किसको ज्यादा अर्जेंट मानते हैं कोर्ट करती है, ऐसा नहीं नहीं करती, बिना वकील की करती। और यहाँ तो कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जिसका कोई वकील नहीं है, जेल में पड़ा हुआ है 6 महीने से, उसको भी वकील नहीं वकील नहीं दिया जाएगा, वकील उसकी चॉइस का दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मुझे तो कपिल सिब्बल ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कपिल सिब्बल से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ये आपको चाह रहा है आप वकील। तो आर्टिकल 21 में ये भी है कि उसकी चॉइस का वकील, भिलवाड़ा में कोई कोई अच्छा वकील है उसकी चॉइस का करना चाहेगा, वो भले लाखों रुपए लेता हो, लेकिन उसके लिए वो निःशुल्क अदालत के कहने पर लड़ेगा, नहीं ये लीगल एड में लड़ेगा। ये भी सुनने में आ रहा है, जैसे आपने वकीलों कपिल सिब्बल जी की बात करी, तो कुछ और भी वकीलों की बात है, तो ये भी आ रही है कि साहब कुछ वकील ही इतने प्रभावशाली है तो कोर्ट को भी अपने कब्जे में रखते हैं। नहीं, ये सब गलत है, ये कोर्ट किसी के कब्जे में नहीं आती है। अब यहाँ एक जमानत मेरे पास है, एक बार जमानत आपके पास है, एक रामपाल जी के आर्ग्यूमेंट अपीलेबल थे, और 1 सेकंड में उन्होंने जमानत मंजूर कर ली और मेरी खारिज कर दी। वैसे ही किसी दूसरे मामले में मैं वो किताब पेश नहीं कर सका, मैं वो कानून पेश नहीं कर सका, मैं उस तरीके से पेश नहीं कर सका, उस तरीके का लॉजिक नहीं दे सका। इसलिए एडवोकेट का वे ऑफ आर्ग्यूमेंट स्टडी अलग अलग होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई फेस जजमेंट। हाँ, लोग बात कहते होंगे केस जजमेंट एक तो मुकदमे की मेरिट के आधार पे, एक वकील का चेहरा देख के, कोई वकील के चेहरे देख के और फैसले नहीं होते, ये कहने की बातें हैं। अगला आदमी मेहनत करता है और अपने तरीके से रिजल्ट लाता है, इसलिए हम उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है मुकदमों को लड़ने का। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लड़ते हैं कि अपने अनुभव है वो जनता। आप कोर्ट में आके देखिए, एक आदमी 3 पेज की जीरा कर रहा है मर्डर केस में, ने एक आदमी 2 लाइनों में क्वेश्चन पूछ के और उसको कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पूछना, उसकी बात आ गई,
गवाह ने कह दी, उसी में कह दी। अब जब एक पॉइंट में उसकी बात आ गई तो वो काहे को 2-3 पेज की जीरा करेगा। अब आप कह दो तो उसने तो बेसिकली कि बरी हो गया उसका आदमी, अरे बरी क्या हो गया, उसका पॉइंट ही ऐसा था। इसलिए मैन टू मैन डिफर करता है इसमें, वकीलों पे डिपेंड। हाँ, वकीलों की स्टडी पे डिपेंड करता है, अनुभव पे डिपेंड करता है। डेली स्टडी चाहिए, जो साइटेशंस है, बुक्स है, वो सारे ये। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कोई बुक्स लागू ही नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वो रोज नए फैसले करके और नई साइटेशन तैयार करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले भी बहुत सी बार रिवर्ट किए। अभी चंद्रचूड़ जी ने उनके फादर का जो फैसला था उसको रिवर्ट किया है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, ये सब आरोप मिथ्या है। ठीक है सर, तो ये तो आज की चर्चा है, ये चर्चा यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले फिर किसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, अच्छा मुद्दा उठाया, थैंक यू।